गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डीएनए डैमेज और रिपेयर के बारे में। इस यूनिट को दो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। जो पहला लेक्चर है उसमें हम डीएनए डैमेज के बारे में बात करेंगे और उससे वो कैसे कैसे हो सकता है, जो उसकी प्रोमिनेंट मैकेनिज्म है उनके बारे में बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी रिमेनिंग पोर्शन रिपेयर का बनता है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। एक टाइम में माना जाता था कि डीएनए में डैमेज बहुत कम होता है, लेकिन जो रीसेंट एस्टिमेट है साइंटिस्ट्स का, वो ये बिलीव करते हैं कि तकरीबन तकरीबन ह्यूमन बीइंग में एक ह्यूमन बीइंग में पर डे ऑलमोस्ट 50,000 डीएनए में डैमेजेस आते हैं और उनमें से काफ़ी हद तक सक्सेसफुली रिकवर करे जाते हैं। क्योंकि अगर रिकवर नहीं होते तो जो म्यूटेशंस हैं डीएनए डैमेज की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और शायद म्यूटेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी बदलाव आते, जैसा कि होता नहीं है। तो साइंटिस्ट ने डेफिनेटली देखा कि कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो इन डीएनए डैमेज को करेक्ट करती है। अब वो मैकेनिज्म कौन कौन सी है उनके बारे में हम वन बाय वन नोटिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इतने सारे जो डीएनए में डैमेज होते हैं उनके कारण क्या क्या। तो साइंटिस्ट ने देखा कई सारी प्रोसेसेस हैं, उनमें से काफ़ी सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं जो डीएनए को डैमेज करती है। काफ़ी सारी प्रोसेसेस में एनवायरमेंटल एजेंट्स होते हैं, उनकी वजह से डीएनए में डैमेजेस आते हैं। एनवायरमेंटल एजेंट्स मीन्स वी कैन कंसिडर द म्यूटाजेंस, ओके। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो रही है वो कैसे हो रही है, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं कि जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो हालांकि रेप्लिकेशन को करेक्ट करने के लिए प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होती है, लेकिन अगर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म सही काम नहीं कर रही हो या प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म की एक्यूरेसी भी देखें हम तो 10⁻⁻5 है, यानी प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म 1,00,000 अगर डैमेजेस आते हैं या रेप्लिकेशन एरर आते हैं तो उनमें से सिर्फ एक को ही रहने देती है और बाकी सबको वो यूजुअली करेक्ट कर देती है। तो कई बार ऐसा होता है कि रेप्लिकेशन में ज़्यादातर एरर्स को, रेप्लिकेशन एरर्स को प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करेक्ट कर देती है, लेकिन कुछ एरर्स फिर भी रह जाती हैं और वो एरर्स रह जाती है मिसमैच के फॉर्म में। अब वो मिसमैच क्यों बनते हैं, क्या वजह है उनकी, उन सभी को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉडली डीएनए डैमेजेस को दो कैटेगरीज में रखा जाता है। जो इसका पहला कैटेगरी है वो है सिंगल बेस चेंज, यानी किसी एक नाइट्रोजिनस बेस में चेंज होगा, पूरे न्यूक्लियोटाइड में चेंज नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। तो इस टाइप के डैमेजेस में सिर्फ सिंगल जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें बदलाव आएंगे। और जो दूसरे टाइप की कैटेगरी है वो है स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शंस। ये वो डिस्टोर्शन हैं जिनमें जो बॉन्डिंग पैटर्न है, एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्ड बन जाना या एक कोवलेंट बॉन्ड का टूट जाना, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो वन बाय वन हम नोटिस करते हैं। सबसे पहले सिंगल बेस चेंजेस। सिंगल बेस चेंजेस कैसे हो सकते हैं, जैसे इनके लिए काफ़ी सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। जैसे हमने सुना होता है कि मिथाइलेटेड ग्वेनिन, इथाइलेटेड ग्वेनिन। सो ये जो मिथाइल और इथाइल ग्रुप हैं वो एमएमएस और ईएमएस इनके जरिए, यानी मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके एक्सपोजर की वजह से जो ग्वेनिन होता है उसको मिथाइलेट किया जा सकता है। साइटोसिन भी मिथाइलेट किया जा सकता है। सो अल्काइलेशन इज अ प्रोसेस फॉर द सिंगल बेस चेंज।
इसी में ही एक पार्ट आ जाता है मिथाइलेशन, जैसा कि हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। मिथाइलेशन रिलेटिवली कॉमन होता है इथाइलेशन के कंपैरिजन में। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डीएमिनेशन ऑफ बेसिस। इनमें भी स्पेशली साइटोसिन का जो डीएमिनेशन है, यानी उनसे अमाइनो ग्रुप को हटा देना, डीएमिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि म्यूटाजन होते हैं HNO2। वो HNO2 उनसे जो अमाइनो ग्रुप है वो बेसिस से रिमूव कर देते हैं, जिन जिन भी बेसिस में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और ये सबसे कॉमन टाइप की डीएनए डैमेज का रीज़न है। और चौथा रीज़न आता है रेप्लिकेशन एरर्स। जैसा कि हमने देखा था कि रेप्लिकेशन होने के साथ साथ प्रूफ रीडिंग कई सारे एरर्स को तो रिमूव कर देती है, लेकिन कुछ एरर्स अब भी बच जाते हैं, और वो एरर्स या तो रिपेयर करवा दिए जाते हैं, और अगर वो रिपेयर नहीं करवा दिए जाते तो नेक्स्ट जनरेशन में वो म्यूटेशंस का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये कुछ थे सिंगल बेस चेंजेस। इन सभी में सिंगल नाइट्रोजनस बेसिस में चेंज होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शंस। जैसा हमने बात करी कि स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शन का मतलब है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड का या तो टूट जाना या एबनॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड का बन जाना डीएनए की स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हल्का सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, और डीएनए पर काम करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो उनको प्रॉपरली रिकग्नाइज कर नहीं पाते, और इस वजह से वहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो रुक जाता है या इनिबिट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई निक आ गया, निक का मतलब सिंगल स्ट्रैंड कट। डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है, उनमें से किसी एक स्ट्रैंड का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का कट लग जाना, उसको हम बोलते हैं निक। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। अगर वो दोनों स्ट्रैंड में कट लग जाए, यानी एक ही डीएनए के एक ही पोजीशन पे आमने सामने के दोनों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काट दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक। डबल स्ट्रैंड कट को ब्रेक बोला करता है। तो इन दोनों में ही कोवलेंट बॉन्ड को कट किया जा रहा है, और इसकी वजह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। तीसरा जो प्रोसीजर है जो कॉमन है वो है पायरिमिडीन डाइमर्स का फॉर्मेशन। पायरिमिडीन डाइमर्स जैसे साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, ये जो पायरिमिडीन्स होते हैं ये यूजुअली यूवी रेज में साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी इनमें एक एडिशनल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, और उसकी वजह से जो एडजेसेंट पायरिमिडीन्स होते हैं वो पायरिमिडीन्स डाइमेरिक फॉर्म एज्यूम कर लेते हैं, और इसकी वजह से भी हल्का सा डीएनए में एक बल्ज आ जाता है, और इस बल्ज की वजह से डीएनए पर काम करने वाले एंजाइम्स उसको प्रॉपरली अपना काम कर नहीं पाते, और इस वजह से जो प्रोसेसेस हैं डीएनए से रिलेटेड वो प्रोसेसेस हैम्पर कर जाती हैं। तो ये ओवरऑल हमने डीएनए डैमेजेस के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं डीएनए रिपेयर के बारे में। सेल्स में कई टाइप के रिपेयर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स को भी अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर एक ही टाइप का ट्रीटमेंट नहीं करते, जैसा डैमेज है उसके अकॉर्डेंस में ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक हल्का सा माइन्यूट सा कट लग गया तो डॉक्टर उस पर बैंडेज लगा देते हैं। अगर कट थोड़ा गहरा है, सीवियर है, तो स्टिचेस लगते हैं और फिर बैंडेज लगते हैं, राइट। अगर किसी का हाथ पैर का हड्डी टूट गया है तो उस पर प्लास्टर होगा, समझ रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के डैमेज के अकॉर्डेंस में ही रिपेयर मैकेनिज्म होती है। ठीक उसी तरह सेल्स में भी डीएनए में कितना डैमेज हुआ है और डैमेज का नेचर क्या है, उस लिहाज से उनमें रिपेयर मैकेनिज्म भी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कई सारी जो मैकेनिज्म है वो बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, और उतनी एनर्जी किसी छोटे डैमेज के लिए लगाना कहीं समझदारी नहीं है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए किसी को कट लगा है तो उसको आईसीयू में एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईसीयू का बेड जो है वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बीमारी के लिए, जो इंटेंसिव केयर के लिए पेशेंट्स के लिए होता है, तो उस पर काफ़ी खर्चा होता है। तो एक छोटा सा कट है तो उसके लिए आईसीयू में लाना उतना ज़रूरी नहीं।
उसके लिए सिंपल बैंडेज काफ़ी है। इसी तरीके से डीएनए में अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि सिंगल बेस चेंजेस हुए हैं, तो उनके लिए एक इंटेंसिव डीएनए रिपेयर को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें एटीपी का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उनको छोटे मोटे तरीके से ही ठीक कर दिया जाता है। तो इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में फोटो रीएक्टिवेशन, मिसमैच रिपेयर, एक्सीजन रिपेयर, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मीडिएटेड रिपेयर, एरर प्रोन रिपेयर और एसओएस रिपेयर, ये 6 टाइप की मैकेनिज्म देखी गई हैं। इनमें से ये जो पहली 3 हैं, फोटो रीएक्टिवेशन, मिसमैच और एक्सीजन, इनको यूजुअली ये तीनों मैकेनिज्म एग्जैक्टली रिपेयर कर देती हैं। मतलब जो गलती डीएनए में हुई है उस गलती को बिल्कुल पूरी तरीके से कवर कर देती है। लेकिन जो रिपेयर मैकेनिज्म नंबर 4, 5 एंड 6 है, ये पुराने जैसे हालात नहीं ला पाती है, क्योंकि इनमें डैमेज बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तब ये ऑपरेट करती हैं। और इनमें डीएनए को सिर्फ जिंदा रहने लायक बनाया जाता है, जितना हो सके रिपेयर किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे सपोज कर लीजिए कई बार हल्का फुल्का डैमेज आता है, स्किन में कट लग गया, तो डॉक्टर उसको पूरी तरीके से रिकवर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन किसी का सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर्स को कभी कभी ये भी डिसीजन लेना पड़ता है एम्पुटेशन का, यानी हाथ या पैर को काटना पड़ सकता है या कोई भी डैमेज पार्ट को पूरी तरीके से अलग करना पड़ सकता है ताकि वो इंसान जिंदा रहे। तो रिपेयर मैकेनिज्म नंबर 4, 5, 6 बेसिकली उस कैटेगरी से बिलोंग करती है जिसमें डीएनए का जिंदा रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी डीएनए को इंटैक्ट रखना, उस मॉलिक्यूल को बनाए रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी सारी गलतियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से पहले जैसा उसका वर्जन लेकर रीस्टोर कर दिया जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इन तीनों मैकेनिज्म को कलेक्टिवली डैमेज टॉलरेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ फोटो रीएक्टिवेशन के बारे में बात कर पाएंगे, और जो इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे उसमें हम मिसमैच, एक्सीजन और ये डैमेज टॉलरेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। फोटो रीएक्टिवेशन, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, रीएक्टिवेशन मतलब किसी को रीएक्टिवेट करना है। अब ये क्या कहानी होती है? यूजुअली फोटो रीएक्टिवेशन एक एंजाइम के थ्रू चैनलाइज होता है जिसका नाम है डीएनए फोटोलाइज। ओके, इस एंजाइम के पास में 2 लाइट एब्जॉर्बिंग एजेंट्स होते हैं जो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, FADH और फोलेट। ये हम बात कर रहे हैं कि ये जो डीएनए फोटोलाइज है ये बैक्टीरिया ई कोलाई में देखा गया है, और इसको यीस्ट में भी स्टडी किया गया है। लेकिन प्लेसेंटल मैमल्स में, स्पेशली फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में, डीएनए फोटोलाइज जैसा कोई एंजाइम नहीं होता है। ओके, तो वहाँ पर कैसी मैकेनिज्म काम करेगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो डीएनए फोटोलाइज होता है, ये यूजुअली जो डीएनए लेशंस बन जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, फॉर एग्जांपल पायरिमिडीन डाइमर्स, उन पायरिमिडीन डाइमर्स को ठीक करता है, यानी उनमें जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को कोवलेंट, एडिशनल कोवलेंट बॉन्ड को कट कर देता है। तो इसकी वजह से एग्जैक्टली पुराने जैसे हालात रीस्टोर हो जाते हैं। और इस वजह से, क्योंकि ये कोई बेस रिमूव नहीं करता और कोई न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं करता, इसलिए इसको डायरेक्ट रिपेयर या डैमेज रिवर्सल कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब इसका फोटो रीएक्टिवेशन नाम इसलिए पड़ा कि इस डीएनए फोटोलाइज एंजाइम को भी एनर्जी चाहिए। ये ब्लू लाइट से एक्टिवेट होता है, और ब्लू लाइट से एक्टिवेट होने के बाद में अपने कोफैक्टर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को उस कोवलेंट बॉन्ड को प्रोवाइड करवाता है जिस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना है। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? फॉर एग्जांपल, ये एक छोटे से डायग्राम में हम कंसिडर करते हैं कि यूवी लाइट की वजह से थाइमिडीन डाइमर बन रहा है, और डीएनए फोटोलाइज जो अभी डार्क में है वो जाके उस पर बाइंड कर जाता है। विजिबल लाइट से जैसे ही ब्लू लाइट इसको मिलती है, उस ब्लू लाइट से ये एक्टिवेट हो जाता है
और एक्टिवेट होने के बाद में ये जो बॉन्ड बना था, एडिशनल कोवलेंट बॉन्ड बना था थाइमिडीन डाइमर्स में, तो उसको वो रिमूव कर देता है। यानी एग्जैक्टली पुराने जैसे हालात आ गए, डैमेज को एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डैमेज रिवर्सल। इसी तरीके से इसका एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि ग्वेनिन का 6th ऑक्सीजन पर मिथाइलेशन हो जाता है यूजुअली अल्काइलेटिंग एजेंट से, और उसकी वजह से जो O6 मिथाइल ग्वेनिन बनता है वो अब साइटोसिन के साथ पेयर करने के बजाय थाइमीन के साथ पेयर करना शुरू कर देता है, और इस वजह से म्यूटेशन आ जाता है। तो अगर इसको रिपेयर करवा दिया जाए तो फिर म्यूटेशन नहीं होगा, और रिपेयर करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज की। ये मिथाइल ग्रुप को अपने ऊपर ही ट्रांसफर कर लेता है और ग्वेनिन, मिथाइल ग्वेनिन को वापस ग्वेनिन की फॉर्म में ले आता है। इस डायग्राम में आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि ग्वेनिन साइटोसिन नॉर्मली पेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही ग्वेनिन का मिथाइलेशन हो जाता है, अब ये अगले रेप्लिकेशन राउंड में साइटोसिन के बजाय थाइमीन के साथ में पेयर करना शुरू कर देता है, और इस वजह से यहाँ पर AT अगर ये करेक्ट नहीं करवाया गया तो ये GC की जगह AT, यानी G की जगह A और C की जगह T, ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन करवाने के लिए कैपेबल है। अगर इसको सेकेंड रेप्लिकेशन राउंड से पहले मिथाइल ट्रांसफरेज मिल जाता है तो मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइलेटेड ग्वेनिन से मिथाइल ग्रुप को अपने ऊपर ट्रांसफर करवा लेते हैं और नॉर्मल ग्वेनिन बना देते हैं, और ये नॉर्मल ग्वेनिन साइटोसिन के साथ ही पेयर कर पाता है। तो अगले रेप्लिकेशन राउंड से पहले अगर इसको मिथाइल ट्रांसफरेज नसीब हो जाते हैं तो ये रिपेयर मैकेनिज्म प्रॉपर हो पाती है। इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम मिसमैच, एक्सीजन रिपेयर और जो डैमेज टॉलरेंस सिस्टम्स हैं जिनमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, मीडिएटेड रिपेयर, एरर प्रोन रिपेयर और SOS रिपेयर, उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।